हेलो एवरीवन। आज हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था। फिर काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम से रिलेट करके हमने देखा और उसका जो भी ग्राफ, मैक्सिमम पॉसिबल जो भी ग्राफ हम लोग जिस भी तरीके से खींच सकते थे, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, वो सारे ग्राफ को हमने वहाँ पर कवर किया। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, उस लेक्चर को आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसको जब आप कवर कर लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है आपका वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और तब जा कर के जो है इस लेक्चर को जब आप करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, दूसरी बात, वर्क एनर्जी थ्योरम जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना, और इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ये जो चार थ्योरम है, जो चार लॉज है एक तरह से आप बोल सकते हैं, इनका बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है मैकेनिक्स में। वर्क एनर्जी थ्योरम एक बार आपका अच्छा हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट एक बार आपका बढ़िया हो गया, तो इस दो चीज़ का अगर कंसेप्ट आपका अच्छा हो जाएगा तो आप बहुत आसानी से वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन के क्वेश्चंस, फिर जो कॉलिजन के क्वेश्चंस हैं उसको, फिर रोटेशन के क्वेश्चंस को, उसको, उन सबको आप बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? देखो, नाम से ही क्लियर है, वर्क एनर्जी थ्योरम। मतलब ये हुआ, मोटा मोटी अगर सुने एक लाइन में, तो वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही वर्क एनर्जी थ्योरम है। ठीक, अब इसको स्टेटमेंट वाइज हम लोग जो लिखना होता है, जो समझना होता है, उसको अपन देखते हैं क्या कंसेप्चुअल टेक्निक है इसका, क्या थ्योरी चलती है, क्या थेसिस है इसका। देखो, बोलता ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस थ्योरम के अनुसार, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, मैंने यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट में कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल और इंटरनल, ये सारे फोर्सेस मैंने लिख दिए। मैंने ब्रैकेट में जानबूझकर इस चीज़ को लिखा, ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस। ऑल फोर्सेस लिखने के बावजूद इसको नहीं भी लिखते तो भी काम चलता, लेकिन फिर भी हमने इन सब चीज़ों को मेंशन इसलिए कर दिया ताकि आपके दिमाग में ये ना सवाल आए कि ऐसा ना हो कि कंजर्वेटिव के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है नॉन कंजर्वेटिव के लिए ना हो रहा हो, है ना, एक्सटर्नल के लिए अप्लाई हो रहा है, हो सकता है इंटरनल के लिए अप्लाई ना हो रहा हो। तो इस चीज़ का जो मिसकॉन्सेप्शन है, जो कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में क्रिएट हो सकता था, उसको ख़त्म करने के लिए मैंने ऐसा किया, यहाँ पर लिख दिया है मैंने कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो इन सभी फोर्सेस के कारण जो भी वर्क डन होंगे, उस सभी वर्क डन को हम क्या करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल में दिखा देते हैं, इक्वल में प्रूव कर देते हैं, या बोलते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी में चेंजेज आते हैं वही नेट वर्क डन होता है हर फोर्सेस के कारण। ठीक है, यानी कि किसी पार्टिकल पे लगने वाला जो भी फोर्सेस है, सभी फोर्सेस के कारण, एक्सटर्नल, इंटरनल, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, जो भी फोर्सेस हैं, हर एक फोर्सेस के कारण जो नेट वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन आपको काइनेटिक एनर्जी के चेंज के क्या होता है, बराबर होता है। यही चीज़ आपको मुझे बताया। तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, आप इसको ऐसे लिख सकते थे, वर्क डन को आप W से लिख सकते हैं, चेंज को डेल्टा से दिखाते हैं, और काइनेटिक एनर्जी है K.E हमने लिख दिया। अब चेंज है, कभी भी फिजिक्स में एक बात बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको अगर चेंज निकालना हो तो आप हमेशा क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। और अगर कभी आपको लॉस निकालना हो या ड्रॉप निकालना हो तो आप इनिशियल माइनस फाइनल ऐसा करेंगे। तो अब यहाँ देखो, जो चेंज है वो तो बहुत जगह आप यूज़ करते हैं, जैसे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल इक्वल टू एक्सेलरेशन, है ना, तो आप करते हैं, चेंज बहुत जगह फाइंड आउट करते हैं। लेकिन लॉस और ड्रॉप, इसका भी ज़रूरत आपको फिजिक्स में पड़ता है। जब आप इलेक्ट्रिक करंट 12th में पढ़ेंगे तो वहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप, ये बार बार ये वर्ड यूज़ होगा वहाँ पर, तो वहाँ आपको ये चीज़ अच्छी हेल्प करेगी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए हमने यहाँ लिखा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये हुआ, जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो ये बोलता है, फिर से सुन लीजिए, कि किसी भी बॉडी पे, किसी भी पार्टिकल पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो टोटल फोर्सेस लग रहे हैं, जो भी फोर्सेस है, वो चाहे कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, एक्सटर्नल हो, इंटरनल हो, कैसा भी फोर्स हो, हर फोर्स के कारण जो नेट वर्क डन होगा वो वर्क डन आपको काइनेटिक एनर्जी के चेंज के क्या होगा, बराबर होगा, उसी बॉडी के काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है।
अब यहाँ देखो, इसको प्रूफ करने के लिए वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को प्रूफ करने के लिए, वर्क डन बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को प्रूफ करने के लिए हम 3 मेथड से आपको दिखाएंगे। पहला कांस्टेंट फोर्स के लिए, दूसरा मेथड वेरिएबल फोर्सेस के लिए, और तीसरा मेथड होगा मल्टीपल फोर्सेस या मेनी फोर्सेस के लिए, है ना। जब बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हो तब क्या करेंगे, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तब क्या करेंगे, और वेरिएबल फोर्स लग रहा है तब क्या करेंगे। दूसरी बात, जो इम्पॉर्टेंट बात आपको दिमाग में ये रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये जो मैं डिराइव कर रहा हूँ ये डेरिवेशन नहीं है बाबू, ये मेथड है, ये एक तरीका है जो आपको ये सिखाता है कि फोर्स कांस्टेंट होगा तो न्यूमेरिकल पर अप्रोच कैसे लेना है ना। ये जो डेरिवेशन है वो आपको ये सिखाता है कि जब फोर्स वेरिएबल होगा तब न्यूमेरिकल पर अप्रोच कैसे लेना है। तो फिजिक्स में एक बात हमेशा एकदम दिमाग में अच्छे से फिट रखिए आप, कि कभी भी कोई भी जो डेरिवेशन होता है ना, उसको सिर्फ आप डेरिवेशन इस तरीके के लिए मत समझिए, इस माध्यम के लिए मत समझिए कि वो सिर्फ फार्मूला प्रूफ करने के लिए आ रहा है, ऐसा नहीं है। जो भी डेरिवेशन हो रहा है उसका काम होता है आपको ये सिखाना कि आप उस थ्योरी से, उस फार्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच लें, कैसे उसको बनावे, कैसे सॉल्व करें, वही डेरिवेशन ही सिखाता है। ठीक है, चलो केस 1 अपन लेते हैं फॉर कांस्टेंट फोर्सेस। मान लो ये कोई बॉडी है जिसका मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v है। जब बॉडी ने s डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया तो उस वक्त तो इसकी वेलोसिटी हो गई v, और इस बॉडी पे फोर्स लग रहा है कितना, f। इस बॉडी पे फोर्स कितना लग रहा है, f लग रहा है, और जो एक्सेलरेशन है इस बॉडी का, जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन है a, बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है, a है। मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, f फोर्स है जो कि यहाँ पर हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, और s डिस्प्लेसमेंट है, और m जो है वो मास ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पर समझो, यहाँ जो एक्सेलरेशन है, अब हमने यहाँ बोला कि फोर्स कांस्टेंट, ध्यान से समझिए, फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास तो हमेशा कांस्टेंट ही होगा, है ना, मास हमेशा कांस्टेंट चल रहा है। तो अगर फोर्स को कांस्टेंट करना है तो एक्सेलरेशन को हर हालत में कांस्टेंट होना पड़ेगा। इसका क्या मतलब, अगर यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कहीं भी अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वहाँ पर आप s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v बराबर u प्लस AT, या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये जो 3 इक्वेशन है मोशन के, इक्वेशन ऑफ मोशन जो ये 3 इक्वेशन जो है, ये 3 इक्वेशन तभी अप्लाई होते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो पहले हमने बोला कि फोर्स कांस्टेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो मास इंटू एक्सेलरेशन को कांस्टेंट होना पड़ेगा। इसमें मास ऑलरेडी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन को हर हालत में कांस्टेंट अब होना पड़ेगा। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, जैसे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप इस 3 फार्मूला में से जो भी फार्मूला का आपको ज़रूरत है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ अप्लाई किया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से s की वैल्यू निकालेंगे, u स्क्वायर को इधर कर देंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और 2a को नीचे ले जाएंगे तो अपॉन 2a। ये इसको मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी बात, फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है। नेक्स्ट, फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, यानी कि फोर्स लग रहा है राइट साइड और डिस्प्लेसमेंट भी राइट साइड। अगर फोर्स आपका, सोचो यहाँ पर फोर्स लग रहा है राइट साइड और डिस्प्लेसमेंट भी आपका राइट साइड, तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री। वर्क डन जो होता है वो एफ एस कॉस थीटा, थीटा 0 है तो कॉस 0 1 हो जाएगा, तो वर्क डन बराबर एफ इंटू एस हो गया। तो एस बराबर हो गया डब्ल्यू बटा एफ, यानी कि वर्क बटा फोर्स, और फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर 2, ये है क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों डिस्प्लेसमेंट तो बराबर होना चाहिए। जब LHS इक्वल है, इक्वेशन 1 का ये साइड और ये साइड बराबर है तो ये साइड को भी क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। इसलिए हमने इस दोनों को इक्वेट किया, तो एक्सप्रेशन कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर m आ गया, m को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ऊपर भेज दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, खोल दीजिए तो हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। यही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। यहाँ जो v है वो फाइनल वेलोसिटी है, इसलिए इसको लिख रहे हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये जो u है ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसलिए इसको लिख रहे हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बराबर प्रूफ हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फॉर कांस्टेंट फोर्स। क्लियर। अब यहाँ समझने वाली बात क्या थी, सो समझिए क्या चीज़ आपको, की पॉइंट क्या है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, क्या आपको दिमाग में रखना है। कांस्टेंट फोर्स है तो फोर्स कांस्टेंट होगा, उस कंडीशन में आपका एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि मास ऑलरेडी कांस्टेंट होता है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुआ। और जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो आप इस 3 इक्वेशन में से कोई सा भी इक्वेशन जो भी आपको ज़रूरत हो, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या v बराबर यू प्लस ए टी या v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, उसको आप लगा करके जो भी आपको फाइंड आउट करना होगा न्यूमेरिकल में वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर प्रूफ किया। नेक्स्ट आप देखिए फॉर वेरिएबल फोर्सेस, वेरिएबल फोर्स के लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे। यहाँ देखो, जैसे मान लीजिए ये कोई पाथ है, इस पाथ में ये जो पॉइंट है वो इनिशियल पॉइंट है और ये जो पॉइंट है वो फाइनल पॉइंट है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी u है और फाइनल पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, v है। हमने टेंजेंट क्यों दिखाया वो समझो। तो हमने पढ़ा है v बराबर ds बाई डी टी, ठीक है। और d जो होता है, इस d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन या बोल सकते हैं स्लोप, और जो स्लोप होता है वो टेंजेंट होता है, टेन थीटा होता है। तो ये जो पाथ है, इस पाथ पर पार्टिकल मूव कर रहा है, तो अगर आप इस पर टेंजेंट दिखाते हैं तो टेंजेंट क्या बताएगा आपको, वेलोसिटी ही बताएगा, क्योंकि इस पाथ पे तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट का टेंजेंट क्या है, वेलोसिटी है। तो यही बात है, डिस्प्लेसमेंट का जो टेंजेंट जो स्लोप होगा वो आपको वेलोसिटी ही बताएगा। तो इस पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी u है और फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी v है। I से इनिशियल, f से फाइनल की हमने यहाँ पर इसलिए पहले भी लिख दिया था कि u इनिशियल वेलोसिटी और f फाइनल वेलोसिटी। u इनिशियल वेलोसिटी और v फाइनल वेलोसिटी आपका। यहाँ देखो, मान लो कि कोई पार्टिकल यहाँ पर है, सपोज दैट यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई पार्टिकल है p, जिसका कि मास आप कंसिडर कर सकते हैं m, ठीक। इस पर फोर्स लग रहा है F, जो डिस्प्लेसमेंट है ds, और F और ds यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो मान लो थीटा। बहुत माइनर डिस्प्लेसमेंट हुआ, बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब यह समझिए कि हर जगह टेंजेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर टेंजेंट चेंज हो रहा है यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, बोल सकते हैं आप वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा। और वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी का अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी बदलेगा, और वेलोसिटी बदलेगा तो एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा। आ बात समझ में। यहाँ वेलोसिटी आपका क्या है, चेंज हो रहा है ना, लगातार वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। अगर एक्सेलरेशन बदल रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला तो एक्सेलरेशन बदलेगा ना जी। अगर एक्सेलरेशन बदला तो उस कंडीशन में अपन ये बोल सकते हैं कि जब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो फोर्स भी आपका कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। आपका जो एक्सेलरेशन है वो लगातार उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो फोर्स का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये चेंज होगा तो ये इसको भी चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स भी क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, मास तो स्केलर है, वो कांस्टेंट रहेगा ऑलरेडी, ठीक है। तो बहुत ही माइनर डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम देखें तो उसमें कोई खास चेंजेज नहीं होते हैं। जो भी चेंजेस होते हैं उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो डी डब्ल्यू बराबर हो गया एफ डी एस, और एफ को आप रिप्लेस करते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन एम ए डी एस से। हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वो वी डी वी बटा डी एस होता है। इसको आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा, आप इसको उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है, एम डी वी बटा डी एस। और यहाँ पहले से डी एस था तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं डी एस। अब यहाँ समझो, ये जो डी एस है, डिस्प्लेसमेंट है, इसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट भी कर रहे हो और इंटीग्रेट भी कर रहे हैं, तो वो तो उस वैल्यू पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप सपोज दैट डी एक्स आया, आपने इस डी एक्स को इंटीग्रेट कर दिया तो एक्स आ जाएगा, फिर डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा तो डी एक्स हो जाएगा। तो किसी चीज़ को आप डिफ्रेंशिएट करें और फिर उसको इंटीग्रेट कर दें तो उस पर कोई फ़र्क पड़ा नहीं। तो यहाँ से इसीलिए ये डी एस हम नेगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, तो एम और वी डी वी बचेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ जो इंटीग्रेशन है वो वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, यहाँ जो इंटीग्रेशन है वो वर्क डन के रिस्पेक्ट में। दूसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, इक्वल टू साइन के दोनों साइड अगर डिफरेंशियल एलिमेंट हो या डिफरेंशिएशन का जो पैरामीटर है वो आता है, यानी कि d अगर दोनों साइड होता है तो 100% इंटीग्रेशन होगा ही होगा फिजिक्स में। तो हमने यहाँ भी इंटीग्रेट किया और यहाँ भी इंटीग्रेट किया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन वेलोसिटी के साथ है, यहाँ पर इंटीग्रेशन वर्क डन के साथ है। स्टार्टिंग में आपकी वेलोसिटी कितनी थी, u। जब इनिशियल वेलोसिटी u था तब तक कोई वर्क डन हुआ नहीं था, तो 0। जब वेलोसिटी v हो गई तो कुछ मान लेते हैं कि हमने w वर्क डन कर लिया। जो इंटीग्रेशन होता है dx, हमने पढ़ा है dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो dw का भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। और जब आप लिमिट पुट करेंगे तो उस पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए w का w रह गया, m क्वेश्चन बाहर, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, ये v है और ये u है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप पुट करिए तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2, तो वर्क डन हो गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये जो v है वो फाइनल वेलोसिटी है, इसीलिए इसको आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं और इसको आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं। और जो बीच में माइनस साइन है वो ये बता रहा है कि फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि चेंज है।
तो वर्क डन बराबर यहाँ से भी प्रूफ हुआ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट्स ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो भी डेरिवेशन है इसको सिर्फ आप डेरिवेशन मत समझिए, ये न्यूमेरिकल का अप्रोच सिखाता है कि आप किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। जब वेरिएबल फोर्सेस होंगे तो आपको इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जब कांस्टेंट फोर्स होगा तब आपको इंटीग्रेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो यही डेरिवेशन बता रहा है। जब भी आपका फोर्स कांस्टेंट होगा तो आपको सिंपल सॉल्व हो जाएगा, आपको इंटीग्रेशन का हेल्प लेने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा, आपको एक डिफरेंशियल एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तब जा करके आपका वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूफ होगा और उसी हिसाब से आपका न्यूमेरिकल भी सॉल्व होता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यही बोलता है कि जो किसी भी बॉडी पे अगर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो उस पे लगने वाले बहुत सारे फोर्सेस के कारण जो भी वर्क डन होगा वो टोटल वर्क डन आपको उस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी के चेंज के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसको 3 मेथड से हम लोग देख सकते हैं। पहला फॉर कांस्टेंट फोर्स, दूसरा फॉर वेरिएबल फोर्स और तीसरा फॉर मल्टीपल फोर्सेस या फॉर मेनी फोर्सेस। क्लियर। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फॉर मेनी फोर्सेस और उसके बाद हम बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। आप इसको अच्छे से नोट डाउन करिए, फिर देखते हैं। नोट करिए। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग इसको। फॉर मेनी फोर्सेस, कांस्टेंट फोर्स हमने देख लिया, वेरिएबल फोर्स हमने देख लिया। कांस्टेंट फोर्स में आपको इंटीग्रेशन का हेल्प नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन वेरिएबल फोर्स में आपको इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू। नेक्स्ट फॉर मेनी फोर्सेस, मान लो किसी बॉडी पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है, जैसे कि सपोज दैट कोई बॉडी इस टाइप का दिया, इस टाइप का कोई बॉडी दिया जिसका कि मास m है। इस पर कुछ भी मान लो आप F1 फोर्स लग रहा है, इधर से लग रहा है कुछ F2 फोर्स, ठीक है, इधर से मान लो कुछ लग रहा है F3 फोर्स, इधर से कुछ लग रहा है F4 फोर्स, है ना। और इस तरह से करते 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 मान लो यहाँ पर कुछ लग रहा है FN फोर्स, घूमता नहाने वाला, सीरियल में करता है ना जी। तो यहाँ से बहुत सारा फोर्स लगा, F1 F2 F3 F4 इस तरह से Fn तक। तो सारे फोर्सेस के कारण कुछ नेट फोर्स तो अप्लाई होगा ना जी। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी तो उसका कहीं ना कहीं तो रिजल्टेंट निकलेगा, है। तो नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है Fnet, ठीक। वर्क डन निकालना, अगर टोटल वर्क डन निकालना तो हमने लिखा Fnet इंटू ds। FDS है तो अब FDS ने लिख के Fnet लिख रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही हो कि सर यहाँ डॉट प्रोडक्ट होता था, कॉस थीटा भी होता था, तो उसको अपन यूज़ अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपन एज ए जो भी फार्मूला डिराइव हो रहा है ना उसमें कंसीडर कर लिया जाता है कि थीटा 0 डिग्री है, कॉस 0 1 हो रहा है। क्योंकि देखो एंगल से फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंगल से जो भी फ़र्क पड़ेगा वो माइनस प्लस का, या फिर जो वैल्यू आएगी मान लो 9 आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो एंगल के कारण कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 हो जाती है, सपोज दैट कॉस 60 1/2 हो जा रहा है, तो 9 के जगह 9 जूल के जगह 9/2 जूल हो जाएगा। फ़र्क तो और कुछ खास पड़ नहीं रहा है ना, तो उतना ही का अंतर पड़ने वाला है, ठीक। इसलिए उसको नेगलेक्ट करके चलते, उसको पहले से एजम्पशन में अपन इग्नोर कर रहे हैं। Fnet ds, ठीक। अब यहाँ Fnet d, यहाँ d जैसे आ गया बंदूक, तो यहाँ तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ इंटीग्रेशन किया, f का जगह हमने पुट कर दिया ma। आप चाहें तो नेट एक्सेलरेशन भी ले सकते हैं, क्योंकि मास नेट का तो क्या मतलब बनता है, मास तो एक ही है ना। या अगर वेरिएबल बॉडीज़ होंगे तो सबका मास भी एक जगह सिस्टम लेंगे तो सबका मास जोड़ देंगे। जब एक्सेलरेशन कॉमन करने लगेंगे या फोर्स कॉमन करने लगेंगे, फोर्स का रिजल्टेंट निकालने लगेंगे, तो उस वक्त सबके मास को अपन ऐड कर लेते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल ले लेते हैं। तो एक जगह VdB/ds, यहाँ भी ds, यहाँ भी ds, यानी कि डिफ्रेंसिएशन भी ds और इंटीग्रेशन भी ds, यानी कि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, हटा देते हैं इसको। VdB, v का इंटीग्रेशन v²/2, u और v इंटीग्रेट किया हमने, टोटल वर्क डन, नेट वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इस तरह से फाइंड आउट। मतलब मोटा मोटी बात ये है कि वर्क एनर्जी थ्योरम आपको यही बोलता है कि वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करो। क्लियर। अब आप चाहे उसको कांस्टेंट फोर्स के लिए अप्लाई करिए, वेरिएबल फोर्स के लिए अप्लाई करिए, या मेनी फोर्स, मल्टीपल फोर्स, जो भी आप बोलिए उसके लिए अप्लाई कीजिए। मेन मोटो जो है, जो आपके होठों तक आना चाहिए, वो यही है, ठीक है। और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, न्यूमेरिकल यही से बनेगा, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स रहेगा तो मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन कांस्टेंट है रहेगा उसमें, और s बराबर ut + ½ at², v बराबर u + at, v² बराबर u² + 2s, इस 3 में से कोई क्वेश्चन एक लगेगी और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और अगर वेरिएबल फोर्स होगा तो आपको इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसका कोई मतलब बनता नहीं है, ऐसे ही इसको लिख दिया गया, क्योंकि आपको अगर आप स्कूलिंग वगैरह कर रहे हो तो कथा वहाँ लिखनी पड़ेगी, आपको प्रवचन वहाँ लिखना होता है कॉपी में जब स्कूल वगैरह का एग्जाम होता है, तो ठीक है। वैसे IIT में इसका ज़रूरत नहीं है, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं।
सुन लोग ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए अपन क्या कर रहे हैं कि सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, यानी कि हर फोर्स के कारण जो वर्क डन हो रहा है उसका अगर सम निकालेंगे तो वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। अगर बहुत सारे फोर्स के वर्क डन का आप सम कर रहे हैं तो बहुत सारी बॉडी के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का भी सम करना पड़ेगा, वही तो कर रहे हैं, सम ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल। बस क्लियर। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बोल रहा है कि पॉजिटिव वर्क होगा तो वो इंक्रीज करता है काइनेटिक एनर्जी को, अगर निगेटिव वर्क होगा तो वो डिक्रीज करता है काइनेटिक एनर्जी को। कैसे करता है वो देख लेते हैं अपन। सपोज दैट एक छोटा एग्जांपल अपन पकड़ते हैं, वर्क डन हमने बोला कि पॉजिटिव वर्क ले लेते हैं, ठीक। अगर पॉजिटिव वर्क है तो पॉजिटिव वर्क का तो मतलब क्या हो गया बताओ, पॉजिटिव वर्क का मतलब वर्क डन ग्रेटर देन जीरो, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन जीरो, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ग्रेटर देन जीरो। इसको आप उधर कर दो, काइनेटिक एनर्जी फाइनल ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमने भी ली थी और इनिशियल वेलोसिटी यू लिए थे, तो भी स्क्वायर ग्रेटर देन यू स्क्वायर, यानी कि भी ग्रेटर देन यू। तो ये चीज़ यहाँ जो भी ग्रेटर देन यू आया, इससे एक कॉन्सेप्ट और निकल के जो बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट बाहर आता है वो ये बाहर आ रहा है कि भी ग्रेटर देन यू, यानी कि फाइनल वेलोसिटी, फाइनल स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड है, तो ये जो फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है इनिशियल से, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा कि पॉजिटिव वर्क ऑल्सो सिग्निफाइज दैट द स्पीड ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज, है ना। अगर पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है तो 100% ये जो v है वो क्या है, ज़्यादा है u से, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो रही है इनिशियल वेलोसिटी से, फाइनल स्पीड ज़्यादा हो रहा है इनिशियल से। अगर आप लेस देन करेंगे तो भी वहाँ पर वापस से नेगेटिव वर्क डन करोगे तो यहाँ साइन पलट जाएगा, जैसे पलटेगा तो वर्क डन लेस देन जीरो हो जाएगा, इस तरह से चलेगा फिर, ठीक है। और एक और बात देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम नाम से ही क्लियर है कि वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने क्या पढ़ा कि वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये हो गया जो वर्क है वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर है, यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकालोगे तो वो काइनेटिक एनर्जी ही होगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हैं, उसका चेंज निकाल रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी तो निकलेगा, यानी कि जो वर्क है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका वर्क का यूनिट भी जूल और काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी जूल। मतलब ये हुआ कि वर्क को हम लोग काइनेटिक एनर्जी से भी रिप्लेस कर सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी को हम लोग वर्क से भी रिप्लेस कर सकते हैं। फिर से समझो, वर्क एनर्जी थ्योरम आपको यही बताता है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब वर्क बराबर काइनेटिक एनर्जी। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे, अभी आपको हम करके दिखाएंगे, जहाँ पर वर्क निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में, या कहीं कहीं पर काइनेटिक एनर्जी निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि वर्क फाइंड आउट कर लेते हैं। जब काइनेटिक एनर्जी डिफ़िकल्ट है तो वर्क निकाल लिए, या वर्क डिफ़िकल्ट है तो काइनेटिक एनर्जी को निकाल लिए। आ रहा बात समझ में। तो अगर कहीं पर मान लो वर्क नहीं निकल रहा है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी थोड़ा आसानी से निकल सकता है, चांसेस बन रहा है निकलने का, तो अपन वही फाइंड आउट कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि आसानी से आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। वर्क निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया, आंसर वही आएगा। या कहीं पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी निकालने में दिक्कत हो रही तो अपन वर्क निकाल लिए, आंसर तो वही होना, क्योंकि दोनों का यूनिट जूल है और वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग दोनों क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं। तो वो ये पॉइंट वही बता रहा है कि दिस थ्योरम आल्सो सिग्निफाइज दैट वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, वर्क एनर्जी थ्योरम का जो भी डिटेल्ड थ्योरी थी वो सब मैंने आपको बताया, सारे अप्रोचेज मैंने आपको सिखाए। फिर से समझ लीजिए, वर्क एनर्जी थ्योरम यही बोलता है कि वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये मोटा मोटी बात है, एक क्लियर कट मोटो है जो हमेशा आपके होठों पर रहना चाहिए। उसके लिए 3 तरीके होंगे, एक कांस्टेंट फोर्स, दूसरा वेरिएबल फोर्स, तीसरा मल्टीपल फोर्स या मैनी फोर्सेस। तो कांस्टेंट फोर्स होगा तो उस कंडीशन में आप एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखेंगे, कांस्टेंट फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखेंगे। और उसके बाद मोशन के जो 3 इक्वेशन है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी बराबर यू प्लस ए टी, या बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s, इसी 3 में से कोई एक इक्वेशन की हेल्प लेकर के आप इक्वेशन को जो न्यूमेरिकल होगा उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर वेरिएबल फोर्स, उस कंडीशन में आपको एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा, ds टाइप या dx का जैसा dy dz, जिस एक्सिस पर मूवमेंट हो रहा होगा, जिस एक्सिस पर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा, उस एक्सिस को ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करने के बाद आप वहाँ पर इंटीग्रेशन का हेल्प लेकर के वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्सेस, इन केस ऑफ वेरिएबल फोर्सेस। क्लियर। जहाँ मल्टीपल फोर्सेस होंगे, मेनी फोर्सेस होंगे, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे
कि अगर बहुत सारे मास, बहुत सारा अलग अलग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं M1 M2 M3 इस तरह से, तो उस सब M1 M2 M3 को मान के चलो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल बनाना, उसका नेट मास निकालना। उसके बाद अगर वेरिएबल फोर्सेस लग रहे हैं, मतलब मेनी फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं इस तरह से F1 F2 F3 इस तरह से Fn तक, तो उस सब को कुछ वेक्टर सम या जो भी करके आप एक नेट फोर्स फाइंड आउट करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करेंगे, और तब जा कर के आप इस तरह से वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को अप्लाई करके टोटल फोर्स लगा करके, नेट फोर्स लगा करके टोटल वर्क डन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ किया, यानी कि स्पीड इंक्रीज़ किया। और वर्क डन अगर निगेटिव आएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी नेगेटिव आएगा। क्लियर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निगेटिव, यानी कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, स्पीड डिक्रीज करेगा। और वर्क एनर्जी थ्योरम फाइनली ये पॉइंट यही बोलता है कि अगर कहीं पर किसी न्यूमेरिकल में वर्क निकालने में दिक्कत हो रही है और काइनेटिक एनर्जी आसानी से निकल रहा है तो वही फाइंड आउट कर लो, आंसर वही होगा, क्योंकि दोनों तो जूल है। तो ये था आपको ऑल अबाउट द थ्योरी अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम। अब नेक्स्ट स्लाइड में जो हम लोग करेंगे वो अब बहुत सारा हम लोग न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, इस पर जब तक आप 10-15-20 न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तब तक आपको इस थ्योरम पर अच्छे से पकड़ नहीं बनेगी। ठीक है, तो अब हम लोग, आप इसको नोट कीजिए, और इसके बाद हम लोग अब इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। छोटे छोटे न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे और इरोडो के न्यूमेरिकल तक हम लोग जाएंगे। ऐसे जनरली मैं इरोडो का चर्चा नहीं करता हूँ, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने इरोडो के बोर्ड पर आपको सॉल्व कर दिए हैं, आपको पता भी नहीं चला क्योंकि नाम नहीं लिया मैंने। वैसे इरोडो के न्यूमेरिकल्स तक अपन जाएंगे, एडवांस तक टच करते हैं लेवल को हर बार, और इस बार भी करेंगे। तो 15-20 न्यूमेरिकल जैसे इस पर आप करोगे तो आपको एक अच्छी पकड़ बन जाएगी, जिसकी सख्त ज़रूरत आपको है अगर आप मैकेनिक्स सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, छापिए इसको। चलिए, तो अब न्यूमेरिकल फट एकदम तरातर न्यूमेरिकल अपन कर लेते हैं। ठीक, आ जाओ। वर्क एनर्जी थ्योरम के बेस पर सारा कंसेप्ट दिमाग में रखना, और उसका ज़रूरत देखो कैसे फटाफट अपन यूज़ करेंगे, और बड़ा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, घबराने की कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। पहला फर्स्ट क्वेश्चन बोला कि अ बॉडी ऑफ मास 0.8 kg, यानी कि किसी बॉडी का जो मास है वो आपको 0.8 kg क्वेश्चन में गिवन है। आपसे बोला इनिशियल वेलोसिटी, फटाक से आपको ध्यान आया कि u बराबर दे रखा है 3i कैप माइनस 4j कैप। अब यहाँ देखो, यहाँ i और यहाँ j ये वेक्टर के फॉर्म में दिया, इसलिए चुपके से यहाँ पर भी एक एरो लगा लेंगे ताकि वेक्टर कहलाए। ऐसे ही सब चीज़ का ज़रूरत है नहीं, न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है तरह तरह एकदम कैलकुलेशन मुंह पे करते फटफट होता है, लेकिन सीखना अभी तो करते। माइनस 6j प्लस 2k। ठीक है, आपसे पूछा फाइंड इट्स चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। यहाँ देखो, अगर आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने जाते हैं तो जो फॉर्मूला है वो ये बोलता है कि हाफ mv² माइनस हाफ mu²। ठीक है, तो ये m/2 जो है इसको आप कॉमन ले सकते हैं, तो m/2 का मतलब 0.8/2 आपको इसमें इसको आपने कॉमन ले लिया तो बचेगा v² माइनस u², यानी कि जो v है, ये जो v है वो स्पीड या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आप बोल सकते हैं इसको। तो मैग्नीट्यूड निकालना, लेकिन यहाँ तो वेक्टर के फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर इसका आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मॉड v लिखो या सीधा v लिखो, j और k, ये j का मतलब y एक्सिस और k का मतलब z एक्सिस परपेंडिकुलर है। आपको मैंने बताया है कि अगर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, यूनिट वेक्टर तो ऐसे भी i j k जो है इससे परपेंडिकुलर ही होगा, तो जैसे ही परपेंडिकुलर हो जाए तो सीधा सीधे क्या करना है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो -6 का स्क्वायर कितना 36 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, और उसका अंडर रूट कर देते हैं, यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और अंडर रूट, तो 36 प्लस 4 और इसका अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट 40 मीटर पर सेकेंड, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और इसका मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे, यानी कि मॉड ऑफ u, यानी कि u इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, और दोनों को प्लस करना है और अंडर रूट करना है, यानी कि अंडर रूट 25 करना है, इसका मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब इस दोनों को फटाफट उठा के यहाँ पर ढकेल दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4 इंटू v का स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर रूट 40 का स्क्वायर 40 माइनस 5 का स्क्वायर कितना 25, तो 15 बचेगा, 15 चौका 60, यानी कि ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया, ये आ गया आपको 6 जूल। इतना आप नहीं भी लिखेंगे तो भी सब नौटंकी जो कानूनची आपने किया है नहीं भी करेंगे तो भी होगा।
नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है कि दूसरा क्वेश्चन बोला कि अ बुलेट वेइंग 10 ग्राम इज मूविंग विथ वेलोसिटी 800 मीटर पर सेकेंड। कोई 10 ग्राम का बुलेट है, ठीक है, जिसका कि वेट 10 ग्राम है। कोई बुलेट है जिसका कि वेट 10 ग्राम है, वो 800 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है। इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज, ध्यान दो यहाँ पे, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज, इसका वेलोसिटी क्या हुआ, घटा है टू 100 मीटर पर सेकेंड आफ्टर पासिंग थ्रू अ 1 मीटर थिक मड वॉल। आफ्टर पासिंग थ्रू अ 1 मीटर थिक मड वॉल। यहाँ पर एक बात ध्यान देना, डिक्रीजेज 200 मीटर पर सेकेंड लिखा, डिक्रीजेज बाई नहीं लिखा, ध्यान से समझो। अगर यहाँ डिक्रीजेज बाई 100 मीटर पर सेकेंड लिखता तो इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ बाई होता तो बाई होता तो इसका मतलब होता कि पहले वेलोसिटी 800 था, बाद में 100 से घट गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 800 है तो फाइनल 700 है, इनिशियल 800 तो फाइनल 700। यहाँ डिक्रीजेज बाई लिखा होता तो 800 में से 100 घटाना पड़ता, समझ गए। लेकिन यहाँ डिक्रीजेज 2 लिखा है, यानी कि पहले 800 था, बाद में घट के डायरेक्ट 100 हो गया। क्लियर, डिक्रीजेज 200, डिक्रीजेज बाय नहीं, डिक्रीजेज 200। क्लियर। तो यहाँ देखो, जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है वो आपको दे रखा है 800 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी आपको पहले से क्वेश्चन में गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, 100 मीटर पर सेकेंड, बाई नहीं है, डिक्रीजेज 2 है। अगर बाई होता तो इसी 100 की जगह आपको 700 दिखाई देता। और जो बुलेट है वो, उसका मास आपको दे रखा है 10 ग्राम। यहाँ देखो, ये मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट है, तो ज़रा इसको भी ऐसा यूनिट में आप कन्वर्ट कर लीजिए, केजी में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे आप केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.01 केजी। क्लियर। तो बुलेट जो है 10 ग्राम का बुलेट, जो कि 800 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा था, उसका वेलोसिटी डिक्रीज करती है, डिक्रीज करके 100 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। वो तब हो जाती है जब वो बुलेट 1 मीटर चौड़ाई के, 1 मीटर थिक, 1 मीटर चौड़ाई के, 1 मीटर मोटाई के मड वॉल को, कीचड़ के वॉल को, है ना, कीचड़ के वॉल को, मिट्टी के वॉल को पार करता है, मिट्टी की दीवार को पार कर रहा है। तब कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ ध्यान दो कि ये कोई मड वॉल है, सपोज दैट यहाँ से कोई बुलेट आया, ठीक, इस बुलेट का स्टार्टिंग में जो स्पीड था वो आपको था 800 मीटर पर सेकेंड, और जब ये बुलेट इस मड वॉल को पार किया है उस वक्त इसकी स्पीड हो गई है घट कर के 100 मीटर पर सेकेंड। और इस बुलेट, इस मड वॉल का जो थिकनेस है टी, है ना, ये इसको मान लेते हैं, आप क्वेश्चन में दे रखा है 1 मीटर, तो इस बुलेट का डिस्प्लेसमेंट तो 1 मीटर ही हुआ, है ना। तो बुलेट का डिस्प्लेसमेंट, यही टी आपको एस का काम करेगा, बुलेट के डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा, जो कि 1 मीटर है। नेक्स्ट, ध्यान से सुनो बात को, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत सारा कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। फाइंड द एवरेज रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मड वॉल, यानी कि इस मड वॉल के द्वारा, मिट्टी के दीवार के द्वारा कितना एवरेज रेसिस्टेंस, यानी कि फोर्स, कितना फोर्स इस बुलेट पर अप्लाई किया गया है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ देखो, ध्यान ये देना, एवरेज रेसिस्टेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है, तो रेसिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है वो रेसिस्टिंग फोर्स है, निगेटिव फोर्स है। मतलब कि अगर क्वेश्चन का आंसर आपको माइनस में आता है, जैसे इस क्वेश्चन का आंसर आपको -3150 3150 न्यूटन आएगा, ठीक, तो -3150 न्यूटन आएगा। अगर आपसे फोर्स बोलता तो आप -3150 न्यूटन आंसर लिखते। जब आप ऑप्शनल वाला क्वेश्चन करेंगे ABCD, तो उसमें फंसा सकता है आपको, ए ऑप्शन में दे देगा 3150, बी में दे देगा -3150, तो आप किस में मारेंगे। तो उस वक्त ध्यान देने वाला, अगर यहाँ रेसिस्टेंस नहीं लिखा होता, ये कवर किया होता, तो -3150 पे टिक मारते। लेकिन अगर यहाँ रेसिस्टेंस लिखा है, मतलब क्वेश्चन पहले से माइनस को लेके चल रहा है। क्लियर, क्वेश्चन पहले से माइनस को लेके चल रहा है, तो इसीलिए आप माइनस को भूल जाएंगे, आप सिर्फ 3150 पे टिक मारेंगे। क्लियर, आ जाओ करते हैं। तो यहाँ से देखो, वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि आप बोल सकते हैं इसको m × v² - u²/2, ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। यहाँ ध्यान दो, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपन कर सकते थे इसको, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर अपन वही करेंगे, यहाँ हम करने जा रहे हैं वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बराबर m × v² - u²/2। यहाँ से जो s डिस्प्लेसमेंट, जो ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का जो s नज़र आ रहा है, इसको ज़रा हटा दो चुपके से और यहाँ बैठा दो।
उसके बाद आपको V U M जो भी चाहिए सब यहाँ दिया, उठा के वैल्यू पुट करोगे बाबू तो आ जाएगा -3150 न्यूटन, -3150 न्यूटन। लेकिन इस -3150 न्यूटन का आपको ज़रूरत नहीं है। आप आंसर ये नहीं लिखेंगे, आप आंसर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे आंसर में 3150 न्यूटन, ये आंसर होगा आपका। वो इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन में पहले से रेसिस्टेंस नाम के वर्ड को ले करके चला है, यानी कि वो पहले से मान के चल रहा है कि जो फोर्स है वो कैसा है, निगेटिव है। क्लियर है, रेसिस्टिंग फोर्स है वो पहले से, उसका नेचर निगेटिविटी का है। और बस में ये 2 क्वेश्चन हमने किया। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसको मिटाते हैं। अब जो हमने एक पॉइंट आपको लास्ट में वर्क एनर्जी थ्योरम में आज ही के लेक्चर में बताया कि वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब यही होता है कि अगर कहीं पर मान लो वर्क निकालना डिफ़िकल्ट हो रहा है तो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, वही वर्क हो जाएगा। या कहीं पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना डिफ़िकल्ट हो रहा है तो वहाँ पे वर्क निकाल लेते, वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। तो उसी का आज हम लोग अब देखो करने जा रहे हैं यूज़। तीसरा क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी दे दिया, वेलोसिटी बराबर a√x, जहाँ पर कि a कांस्टेंट है और x आपका डिस्प्लेसमेंट है। कोई पार्टिकल है जिसका कि मास m दिया है। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x = 0 to x = d। यानी कि जब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 से लेकर d तक हो रहा है तो उस वक्त आपको वर्क डन फाइंड आउट करना है। अब देखो वर्क डन निकालने के लिए आपको चाहिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसको करने का तरीका समझ लीजिए। अगर आप वर्क निकालने जाते तो आपको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है। फोर्स के लिए मास इंटू एक्सेलेरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट तो देख लो x = 0 से लेकर d तक, तो डिस्प्लेसमेंट तो d दिख रहा है, यानी कि ma इंटू डी। ये तो डिस्प्लेसमेंट तो d दिख रहा है क्योंकि 0 से d है, लेकिन एक्सेलरेशन अपने पास नहीं था डायरेक्ट। और एक्सेलरेशन निकालने के लिए यहाँ जो v बराबर a√x दिया है, तो उसके लिए आप जब एक्सेलरेशन निकालने जाते, मेथड 1 समझ लीजिए, तो आपको ये करना पड़ता, इसको मान लो इक्वेशन 1, और एक्सेलरेशन के लिए आपको सहारा लेना पड़ता v dv/dx का। समझ गए, यानी कि v तो पहले से दिया है, आप इसी को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते, तो डिफ्रेंशिएट करके देख लो, हम आपको दिखा देते हैं। v जो है वो a√x है, तो यहाँ पुट कर ही लेते हैं, v बराबर a√x। एक बात ध्यान रखना, ये a जो है वो एक्सेलरेशन वाला है और ये जो a है वो कांस्टेंट वाला है, वो कंफ्यूज मत होना। इनटू एक्सेलरेशन अगेन कांस्टेंट बाहर, और √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x इंटू 1/2√x, तो ये √x और a√x कर जाता, तो ये a² आ जाता, यही आपका एक्सेलरेशन हो जाता। इसको उठा करके आप यहाँ पुट करते, तब जा करके जो आपको वर्क डन आता वो आ जाता m इंटू a² इंटू डी, यानी कि हाफ ma² इंटू डी। ये आपको एक वर्क डन, एक मेथड। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें देखो डायरेक्ट वर्क डन निकालने के लिए आपने एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना पड़ा, आपको वेलोसिटी को जो है सेट करना पड़ा एक्सेलरेशन के टर्म में इस तरह से। ऐसा कैसे सोचे, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है और आपको ज़रूरत एक्सेलरेशन की थी, इसलिए v dv/dx का फॉर्मूला आपने अप्लाई किया और इस तरह से आप यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन दूसरा मेथड बहुत आसान है, जो हमने तरीका सीखा कि आप जब वर्क निकालने में दिक्कत हो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। तो यहाँ देखो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी कि हाफ mv² माइनस हाफ mu²। अब यहाँ देखो m/2 को आप कॉमन ले सकते हैं, v² माइनस u²। अब एक मुझे बात बताओ, v बराबर a√x, वेलोसिटी जो है वो x का फंक्शन है। यहाँ पर x की वैल्यू आपको दे रखी है 0 से लेकर d। अगर x 0 है तो इनिशियल पॉइंट, x d है तो फाइनल पॉइंट। तो v बराबर a√x, अगर इसमें आप पुट करते हैं x = 0 तो ये u बन जाएगा और ये हो जाएगा 0, और अगर आप इसमें पुट करते हैं x = d तो ये v बन जाएगा और ये हो जाएगा a√d। लेकिन ज़रूरत आपको स्क्वायर का है तो ये a² बन जाएगा। तो यहाँ पर हो गया m/2 इंटू a² माइनस 0, यानी कि ma²d/2 जूल। यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है। तो यहाँ देखो, यहाँ ईजी पड़ा, यहाँ पर कहीं पर भी आपको डिफ्रेंशिएशन वगैरह करने का लफड़ा नहीं आया। लेकिन अगर आप इस मेथड से डायरेक्ट वर्क निकालने जाते फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके, तो आपको वहाँ पर फोर्स के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन, एस डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा था x = 0 से x = d, तो आप डायरेक्ट यहाँ d पुट कर लिए, लेकिन एक्सेलरेशन पता नहीं है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए v बराबर a√x, ये a कांस्टेंट है और ये वाला जो a है वो एक्सेलरेशन है।
तो एक्सेशन के लिए v dv बट्टा dx, यही फार्मूला क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, इसलिए हमने इसका इस्तेमाल किया। तो इस न्यूमेरिकल से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जब वर्क डन निकालना डिफ़िकल्ट होगा तो हमारा फोकस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर हो, ताकि अगर वो इजी है तो वही निकाल लेंगे, उससे भी हमारा काम हो जाता है। यहाँ देख लो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना बहुत आसान था, फटाफट हमने वैल्यू पुट की, x की जगह 0 पुट किए तो इनिशियल मिल गया, x की जगह d पुट किए तो फाइनल मिल गया, और पट से वैल्यू उठा कर डाल दिया, आंसर वही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी अगर आप चाहें तो फाइंड आउट कर सकते हैं, और बहुत आसान है, ये सेम क्वेश्चन है। और ये चारों क्वेश्चन जो है वो किसी न किसी एग्जाम के पूछे हुए हैं। ऊपर वाला जो है वो आपको नीट का पूछा हुआ है, ये भी नीट का पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 और 4 नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये दोनों। 4 में देखो क्या करना है, 4 में आपको बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट x जो है, x फंक्शन है किसका, t³/3 का, ठीक है। आपको टाइम दे रखा है फॉर फर्स्ट 1 सेकेंड, यानी कि फर्स्ट 1 सेकेंड मतलब t = 1 सेकेंड हो गया, ठीक। बॉडी का जो मास है वो आपको दे रखा है 1 kg। अब आपसे बोल रहा है कि वर्क डन फाइंड आउट करिए। अगर वर्क डन फाइंड आउट करना तो क्यों ना हम फटाक से काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लें। क्योंकि देखो एक बात समझ लो, अगर वर्क निकालने जाते हो, मेथड 1 हम तुमको दिखाते हैं, वर्क डन में आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करोगे, ठीक, क्लियर है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करोगे, डिस्प्लेसमेंट तो आपको x = t³/3 दिया, वैल्यू उठा के पुट कर दीजिएगा, t का वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दीजिएगा तो x की वैल्यू 1/3, डिस्प्लेसमेंट 1/3 पुट कर लीजिएगा। आप इस बात को मानते हैं, ठीक है। तो फोर्स पर फिर से आपको पुट करना पड़ेगा मास इंटू एक्सेशन, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो अगर आप t की वैल्यू यहाँ 1 पुट करते हैं तो 1/3 हो जाएगा। चलो ठीक है, ये भी मान लिया। लेकिन एक्सेशन निकालने के लिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका टाइम का फंक्शन है। एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे वेलोसिटी मिलेगा, फिर डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्सेशन मिलेगा, तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन आपको करना पड़ जाएगा। उसके बाद t की वैल्यू पुट करेंगे तब एक्सेशन फाइंड आउट होगा, उठा के यहाँ डालिएगा तब आंसर आएगा। उससे बचने के लिए एक उपाय ये है, यहाँ वेलोसिटी निकाल लो, तो v = dx/dt, 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर, t³ का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3t², 3 से 3 कट गया तो t², ये वेलोसिटी आ गई, ठीक है, कोई बात नहीं। फर्स्ट 1 सेकेंड, तो फर्स्ट 1 सेकेंड मतलब स्टार्टिंग में टाइम 0 होगा और बाद में टाइम कितना हो गया, 1 सेकेंड हो गया। तो एट हम पूरा लिख दे रहे हैं, एट t = 0, u भी 0 हो गया, काहे कि t 0 है, वेलोसिटी तो टाइम का फंक्शन है ना खाली। अगर u 0 होगा, t 0 होगा तो वेलोसिटी 0, और वो इनिशियल वेलोसिटी है। और जबकि आप एट t = 1 पे आते हैं तो उस कंडीशन में वेलोसिटी आपका 1 मीटर/सेकेंड हो जा रहा है। आया बात समझ में। तो यहाँ से वेलोसिटी आपकी आ गई 1 मीटर/सेकेंड। अगर आप वर्क डन निकालना चाहते हैं तो क्यों ना आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लीजिए, और उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 12m v² - u², v m की वैल्यू आपको 1 kg दिया है, 1/2, जो v है वो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, -0 यानी कि 1/2 जूल। आप इसको बोल सकते हैं एज अ 0.5 जूल, क्लियर, ये आप कर सकते थे। तो इसी का सहारा आप जब लेंगे तो उससे भी आपका जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो जाता है, क्लियर है। यहाँ देखो, जो वेलोसिटी आया, वेलोसिटी का स्क्वायर करना था, डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम का फंक्शन है, तो 1/3 एज ए कॉन्स्टेंट आप बाहर के t³ का डिफ्रेंशिएशन आपने 3t², 3 से 3 कट गया तो वेलोसिटी आपका t², यानी कि वेलोसिटी आपका टाइम का फंक्शन अब कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ समझिए, जब आप फर्स्ट 1 सेकेंड की बात करते हैं एक्सटर्नल एजेंट के लिए, तो u का वैल्यू, t का वैल्यू 0 करना पड़ेगा, 0 to 1 सेकेंड। तो t का वैल्यू जैसे 0 करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी 0, और t का वैल्यू 1 करेंगे तो वेलोसिटी 1 मीटर/सेकेंड हो जाएगा। तो उस कंडीशन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाता, u 0 हो जाता, फिर आप इसको कैलकुलेशन कर लेते, सीधा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2 जूल आ जाता। यहाँ से निकालने जाओगे तो उसका भी तरीका है भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करेंगे, मास इंटू एक्सेशन करेंगे, और तब जा करके जो है आप उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से आपका जो वर्क डन आ गया, यहाँ से जो वर्क डन आया वो आ गया, आपको नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर लीजिए, और डायरेक्ट जो आप वर्क डन के लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे तो ये 0.5 जूल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये देखा कि अगर किसी न्यूमेरिकल्स में वर्क निकालना डिफ़िकल्ट होता है तो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का सहारा ले लेते हैं, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना डिफ़िकल्ट होगा तो हम वर्क का सहारा ले लेंगे। तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चंस थे जो कि आपको एग्ज़ाम में आए थे। आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी, ठीक है।
इसको आप एक बार फिर से देख लेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। चारों क्वेश्चन आप सीख सकते हैं और इससे आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा वर्क डन वर्क एनर्जी थ्योरम का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और वर्क एनर्जी थ्योरम का और भी ज़्यादा न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे और उसको और डीपली थोड़ा हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और साथ में हो सकता है तो नेक्स्ट ही लेक्चर में पावर स्टार्ट किया जाए। लेकिन कम से कम वर्क एनर्जी थ्योरम पे जब तक हम लोग एटलीस्ट 15 to 20 न्यूमेरिकल्स नहीं कर लेते तब तक आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको बहुत बढ़िया कंसेप्ट बनाना पड़ेगा। तो इन सबको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। जो भी वीडियोज़ मैं आपने आज पढ़ा उसको अच्छे से एक बार आप रिवाइज़ कर ले, बहुत फ़ायदा आपको होगा। थैंक यू।